करते हैं मोमिन दानिश सर, आप काइंडली इनको मोमिन जी, बहुत शुक्रिया। मोमिन, अगर आप हमें सुन सकते हैं, जैसा कि आपके इल्म में है, ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन है। अगर आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं है तो फिर हम आपका इंटरव्यू प्रोसीड करते हैं। जी, नो सर, इट्स ओके सर। इट्स ओके। मोमिन, ये बताइएगा अपने बारे में कि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, आपके क्या क्या मशागिल हैं और आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, ताकि हम आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक डील कर सकें। जी सर, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और मैं फ़िलहाल जो सा एक एकेडमी में टीचर हूँ, बायोलॉजी का टीचर हूँ। और मेरे मशागिल यही है कि मुझे वीडियो बनाना पसंद है और मेरे जो से मेन टॉपिक जो मुझे पसंद है वो मेंस्ट्रुएशन, बायोमेट्रिक्स और फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और सिल्वीकल्चर, एग्रोफोरेस्ट्री, इस तरह जो सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है। जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। ये बताइएगा, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है? सर, मॉर्फोलॉजी बेसिकली द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है, और जो फिजियोलॉजी होता है वो उसका स्ट्रक्चर, जो सा डिस्क्रिप्शन होती है, स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन होती है। हम्म हम्म और ये बताइएगा कि नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज जो है वो आ, 4 शोबों में दिया जाता है। फोर फोर फील्ड्स में वो अवार्ड किया जाता है, तो वो कौन कौन से हैं? सर, इट माइट बी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड आई थिंक सो कंप्यूटर साइंस और एस्ट्रोनॉमिकल, आई थिंक सो। पाकिस्तान में दो शख्सियात हैं जिनको नोबेल इनाम दिया गया है, आपको पता है कौन कौन है? सर, नोबेल प्राइज, नो सर, आई डोंट थिंक सो। चलें, कोई बात नहीं। दुनिया में कितने ओशंस हैं? दुनिया में टोटल कितने समंदर हैं? जी सर। सर, दुनिया के अंदर 5 ओशन है। फर्स्ट जो सा हमारे पास है वो है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ईस्ट पैसिफिक एंड वेस्ट पैसिफिक, साउदर्न साउदर्न ओशन है हमारे पास, और आर्टिक ओशन है, और हमारे पास अटलांटिक ओशन भी है। अटलांटिक ओशन भी है। और कोई आपको ये भी अंदाज़ा है कि यूरोप और जो आपका शुमाली अमेरिका है, तो ये दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके दरमियान में कौन सा ओशन है? सर, आपने शुमाली अमेरिका का है, और दूसरा कौन सा का है? शुमाली अमेरिका और यूरोप को कौन सा ओशन कनेक्ट करता है, या इन दोनों के दरमियान में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। इन दोनों के दरमियान में अटलांटिक ओशन है। जी ठीक सर। है। और ईरानी कैपिटल का क्या नाम है? सर, ईरान का ईरान की कैपिटल? कैपिटल का नाम है सर, तेहरान नाम है उसका। तेहरान नाम है। सही, जी सर। ज़बरदस्त। चले, मैं आपको फॉरेस्ट्री रिलेटेड पोर्शन के लिए तलहा को रेफर कर रहा हूँ सर। तलहा, प्लीज़ आप दानिश से जी फॉरेस्ट्री जी रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। जी ऋषि साहब, आप मैडम सिद्रा साहबा के पोर्शन को लेना टेक अप करने के लिए वैसे ही रेलिवेंट टीचर क्वेश्चन प्लीज। चलें, अगर डॉक्टर सिद्रा नहीं है, तलहा आप रिलैक्स हैं? अगर मैं डॉक्टर सिद्रा की पोर्शन, फॉरेस्ट्री के पोर्शन को मोमिन से डिस्कस कर लूँ। जी जी जी, श्योर, कर लें आप। चलें, मोमिन, प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं वो किस बेस पर उनको कैटेगराइज किया गया है, किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है? ओके सर। सर, बेसिकली जो सा पाकिस्तान एक लोकेशन है, अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो इसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। बट अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन ये है। जुम्मा वो पढ़ने के इस लिए वजह से है क्योंकि इसके आल्टीट्यूड में बहुत फर्क है। अगर हम देखें फ्रॉम द इंडस डेल्टा जो कि कराची में है, उधर से लेकर हमारे पास जो अल्पाइन रीजन जो गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है, उसमें आल्टीट्यूड में बहुत फर्क है, जिसकी वजह से हमें देखने मिलता है डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स। किस बात के लिए? ज़बरदस्त। आप ये बताइएगा कि माहौलियात का आलमी दिन कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? सर, 6 ये वाला जून जो है ना खड़ा मेट्रो में। मेरा ख्याल है कि 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। बहरहाल, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये क्लाउड सीडिंग और हाँ, कुछ क्लाउड बंदा यहाँ ब्रस्ट, से कैंटीन आजकल वगैरह भी पाकिस्तान तो में बंद होती बारिशों है, का बंदा बहुत क्या ज़्यादा करे। स्पेल चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिशें जी। हो रही हैं। क्लाउड सीडिंग और क्लाउड ब्रस्ट में क्या फ़र्क है?
सर क्लाउड सीडिंग बेसिकली तब यूज होता है जब हमें स्मॉग बहुत ज्यादा हो जाती हाँ तो है। फोर्थ जैसे कि साइड हम जाके देखते हैं उधर से विंटर के घुसती है। अंदर हम जो सिल्वर आयोडाइड और वो इस न्यू तरह के जो से बिल्डिंग नहीं केमिकल हैं बनी, वो हम उसके अंदर बस ठीक होता है, क्लाउड के कुछ ऊपर भी जो करे है हम पास में कर रहे हैं। प्रेसिपिटेट करते हैं या उसको चल गायब इम्प्लाई बैनर करते से हैं। आओ, मैंने कहा जिसकी चल वजह से रहने क्या दो होता है, अभी, जो इन्होंने वैसे वेपर ऑफ रजिस्टर मिल वाटर तो होते लिया। हैं वो कंबाइन हो जाती है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में गिर जाता है। दूसरा सर आपने कौन सा कहा है? क्लाउड ब्रेस्ट। क्लाउड क्लाउड ब्रेस्ट। ब्रेथ। सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। यानी अगर किसी इलाके में जो है ना वो 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है तो उसको क्लाउड ब्रेस्ट कहते हैं। ठीक है। ओके सर, ओके सर। किसी भी एरिया में मोर देन 100 मिलीमीटर विद एन आवर 1 घंटे में बारिश हो जाए उसको क्लाउड ब्रेस्ट कहते हैं। चले, ज़बरदस्त। बस मुझे आखिरी मेरा फॉरेस्ट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है, क्यों? सर सी लेवल राइज कर रहा है हम्म। सर, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर जो उनसे हैं वो पिघल रहे हैं बहुत तेजी से। क्लाइमेट चेंज, हम्म। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं और जा रहे हैं समंदर में। अगर हम आर्कटिक आर्कटिक की तरफ देखें तो वो जो ज्यादातर था वो हमारा बर्फ में ढका हुआ होता था। अब लेकिन हम उसके अंदर देखते हैं कि काफी ज्यादा पैचेस आ गए हैं। उसकी वजह यही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस वजह से हमारा जो सर सी लेवल वो राइज करता जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू तलहा साहब। जी मोमिन, मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ओके सर। सर ये दोनों जो सी कंजर्वेशन एरियाज होते हैं, जो से हमारे नेचुरल एरियाज होते हैं, इनको कंजर्वेशन के लिए हम रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेशनल पार्क्स होते हैं, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्टिविटीज होती हैं, बल्कि ना होने के मुकाबले होती हैं नेशनल पार्क्स के अंदर। जैसे नेशनल पार्क्स हम देखते हैं, लाल सुहाना नेशनल पार्क है, जियारत जुनिफर नेशनल पार्क है। तो इनको जो सा है ये जो सा है इनके अंदर बहुत कम जो सा है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज हैं। दूसरा हमारे पास आ जाती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी एक ऐसे इलाके होते हैं जहां पर कंजर्वेशन की जाती है फॉर एक्सोटिक एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, सॉरी एक्सोटिक नहीं, एंडेंजर स्पीशीज जो सी होती हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए जो सा फुल फोकस किया जाता है। और ये जो दोनों चीजें हैं, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, हमें दोनों, सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स में देखने को मिलती है। नहीं, तो आपने दोनों का मकसद तो बता दिया है कंजर्वेशन के लिए, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कोई बारीक फर्क इनमें है? अगर दोनों एक ही चीजें हैं तो फिर इनकी नाम क्यों डिफरेंट है? कोई ना कोई फर्क तो होगा इनमें। सर बेसिक फर्क यही है कि नेशनल पार्क में हमारे पास जो कल्चरल वैल्यूज होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, हैबिटेट होता है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और वाइल्ड लाइफ जो होती है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर हमारे पास सिर्फ जो कंजर्वेशन होती है, फुल फोकस हमारे पास वाइल्ड लाइफ के ऊपर होता है। सही है, चले मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, बेसिकली वो हमारे पास एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, चूंकि कंट्रोल स्पेस होती है, उसमें बकायदा हम एक कंट्रोल ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं अपने जो जी मुतलका सर। जानवर होता है ना। मतलब फर्ज करें, अगर मैं क्या कहते हैं, ब्लैक बक की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनवाऊंगा तो मैं ब्लैक बक की कंट्रोल ब्रीडिंग करवा रहा हूँ। ठीक जी है। सर। जबकि जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में सिर्फ हम कंजर्वेशन के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज को बैन कर देते हैं, लेकिन उसमें हम जानवरों के ऊपर कोई खुद से एफर्ट्स पुट नहीं करते कि भाई इनकी मैं ब्रीडिंग करवाऊं। जिस तरह हम मिसाल दें कि आप देवसाई नेशनल पार्क है, जी तो सर। देवसाई नेशनल पार्क ब्राउन बेयर के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। उसमें उन्होंने ब्राउन बेयर की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ एक्टिविटीज को बैन किया हुआ है, वो ब्राउन बेयर से खुद ब्रीडिंग नहीं करवाते। जी वो सर। आगे ब्राउन बेयर की अपनी स्वाबदीद है। इन दोनों में ये फर्क है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम कंट्रोल ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं, जबकि जो नेशनल पार्क है उसमें हम ब्रीडिंग नहीं करवा रहे होते। ओके सर। समझ ना आप बात? जी सर, गॉट इट। अच्छा खैर, चलें नेक्स्ट। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि रेंज लैंड में आपने कैरिंग कैपेसिटी पढ़ी होगी, ये क्या होती है? सर कैरिंग कैपेसिटी होती है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल यूनिट्स, वन हेक्टेयर ऑफ लैंड, कैन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, maximum number of animal which can be grazed on 1 hectare of land in 1 year is known as carrying capacity. ओके, ठीक है, साउंड्स ग्रेट। अच्छा मुझे आप बताएं कि वाटरशेड के अंदर आपने डेड कैपेसिटी और लाइव कैपेसिटी पढ़ी होगी, जी सर। ये क्या होती है?
सर वाटरशेड के अंदर हम जो जिस पानी को ड्रेन कर सकते हैं, द वाटर विच वी कैन ड्रेन इज नॉन एज लाइव कैपेसिटी। और डेट लेवल पे बॉटम ऑफ द वाटर जहां पर स्ट्रीम या रिजर्वायर में पाया जाए उसको हम ड्रेन नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एज डेड कैपेसिटी। ठीक है, और लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट्स आजकल बड़ी एक टॉक ऑफ द टाउन फिनोमिना है, ये क्या होता है? सर कार्बन क्रेडिट्स बेसिकली जो है शुरू हुए थे क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में। और इसका मकसद ये था, इसके अंदर कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी शुरू हुए थे और जो है सीडीएम भी थे। उसमें जो है डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको हमने जो सा था इन्फ्लुएंस किया था यूनाइटेड नेशन ने कि आप जो है डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करें और उसके तहत आपको जो है कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। अब एक कार्बन क्रेडिट जो सा होता है 1 टन इमिशन को आपको एक अलाउ करता है कि आप इमिशन कर सकते हैं 1 टन, और 1 टन 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलें, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, दैट्स फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू अली भाई। थैंक यू सो मच दानियल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू मुकम्मल हुआ, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।